जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही है अपनी, उसमें ये यूनिट 3 का पार्ट 30 है। तो ये स्टेलिंग इंजन के बारे में है ना। तो चलो शुरू करें। द जनरेशन ऑफ सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ स्टेलिंग इंजन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पैराबोलिक डिश सिस्टम वी जस्ट कवर्ड। जो हमने अभी पैराबोलिक डिश सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जनरेशन कर रहे हैं, वो स्टेलिंग इंजन की मदद से ही कर रहे हैं। The combination holds the world record for converting solar energy into electricity over 30% efficiency। हमने अभी पढ़ा पिछली वीडियो में कि भाई इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसने पैराबोलिक डिश ने ये 30% तक एफिशिएंसी इसने दी है। ठीक है। और पैराबोलिक डिश जो है ये करेगा स्टेलिंग इंजन का इस्तेमाल। तो स्टेलिंग इंजन का जो कॉम्बिनेशन है, स्टेलिंग इंजन और इसका पैराबोलिक डिश का, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से 30% तक एफिशिएंसी हमें मिल गई है। टू मास्टर दिस, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सोलर ऑप्टिक इमर्ज टेक्निकल कंपोनेंट। द कोर कंसेप्ट, unlike photovoltaic which convert light directly into electrons, एक डिश स्टेलिंग सिस्टम रिलाइज ऑन अ मैकेनिकल इंटरमीडियरी। मतलब कि जो पीवी सिस्टम है उसमें क्या है भैया, जो पीवी फोटोवोल्टिक सेल हमने लगा दिया, पीवी सेल, अब उसमें एक माई को जो है वो पड़ रही है सूरज की सनरेज, और उसने डायरेक्टली ही उन्हें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर क्या है, डिश स्टेलिंग के अंदर, इसमें एक मैकेनिकल इंटरमीडियरी और आ जा रहा है। ठीक है। इसकी वर्किंग वगैरह क्या है देखते हैं आगे। इट कॉन्सेंट्रेट सोलर थर्मल एनर्जी टू हीट सील्ड गैसेज। एज दिस गैस गेट्स हॉट it expand and pushes a piston. When it cools, it contracts. This rapid expansion and contraction drive a generator to produce electricity। मतलब क्या क्या है इनने इनने कही भैया, ये तो सोलर पीवी वाला हो गया, लेकिन इसमें सोलर पीवी की तरह तो होएगा ना। इसमें क्या है देखो, एक छतरी सी थी, उसने पाइप में दिया पॉइंट पे। ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, सी थर्मल एनर्जी हीट, एक सील्ड गैस होएगी, उस गैस को हीट करेंगे, फिर वो गैस हीट होने के बाद में भैया वो जिस कंटेनर के भीतर होएगी उससे एक पिस्टन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब उसके अंदर जो गैस है, जो पदार्थ का गुण होता है कि भाई जब वो उसमें हीट देंगे, जब वो हीट देंगे मतलब हॉट होएगी, तो वो फैलेगी। ठीक है, बाहर को फैलेगी। और जब वो ठंडी होएगी तो वो सिकुड़ेगी भीतर को, ठंडी होने के बाद में। तो इससे एक पिस्टन जो कनेक्ट होएगा, वो पिस्टन भी फिर इससे हिलेगा, फैलेगा तो आगे को होएगा, और सिकुड़ेगा तो पीछे को होएगा। ठीक है। वो गैस से कनेक्ट नहीं होएगा, गैस जहाँ स्टोर होएगी उस पूरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होएगा, क्योंकि गैस के आयतन के साथ वो जो स्टोरेज है, वो पूरा सिस्टम भी तो बड़ा बड़ा छोटा होएगा। तो इससे पिस्टन जो कनेक्ट होएगा, उस पिस्टन से हम जो है मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, उस पिस्टन की मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है। उससे क्या है भैया, ये लिख रहा है कि जो जो वो गैस हॉट होएगी तो वो एक्सपेंड करेगी, और एक पिस्टन उससे जो लग रहा है उसे पुश कर देगी, और जब कूल होएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है। तो द रैपिड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ड्राइव और जनरेटर, इसकी वजह से जनरेटर ड्राइव होएगा, वो जनरेटर के आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। 4 मेन कंपोनेंट ऑफ डिश, द सोलर कॉन्सेंट्रेटर, सोलर रिसीवर, स्टिलिंग इंजन और ऑल्टरनेटर जनरेटर। ठीक है। सोलर कॉन्सेंट्रेटर बताया था आपको, एक पैराबोलिक टाइप की डिश, मतलब छतरी सी रहेगी। ठीक है। तो 2 एक्सिस ट्रैकिंग पैराबोलिक डिश फोकस डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस को एक टाइट फोकस पॉइंट पर करेगा। सोलर रिसीवर, जहाँ पर ये सारी किरणें आकर रिसीव हो रही हैं, प्लेस्ड एग्जैक्टली एज द फोकल पॉइंट। दिस इज कैविटी, दिस इज अ कैविटी lined with heat absorbing tubes. Sometimes a sodium heat pipe is used here to absorb the intense uneven solar flux
and transfer it as a uniform heat to engine, preventing hot spots that could melt the engine head. ठीक है, इसका टेम्परेचर इतना हाई भी हो जाया करे कभी कभी अगर अनइवन सोलर फ्लक्स और ट्रांसफर यूनिफॉर्म हीट तो इंजन वो प्रिवेंट करेगा भैया यूनि हॉट स्पॉट को या मेल्टिंग से। बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, बताया 750 से लेकर के 1000 डिग्री 1200 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाएगा इसका। तो कोई वहाँ पर जो सिस्टम लगे हुए हैं वो पिघले ना, तो उसके लिए हम बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं। ये उसी बारे में कह रही है। द स्टिलिंग इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। स्टिलिंग इंजन क्या है? ये एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है माउंटेड डायरेक्टली बिहाइंड द रिसीवर। एक ऑल्टरनेटर या जनरेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। ये अल्टरनेटर कनेक्टेड टू द इंजन के मूविंग पार्ट टू कन्वर्ट मैकेनिकल टू एसी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑल्टरनेटर होता है सिंक्रोनस जनरेटर, और जो सिंक्रोनस मशीन हो है वो एसी मशीन हो है। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो एसी जनरेट करेगा, ना कि डीसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी जो हमारी बैटरी हो बैटरी, उससे जो आउटपुट मिलेगी डायरेक्ट आउटपुट वो डीसी ही मिलेगी। ठीक है, आगे देखो वर्किंग गैस की बात कर रहा है। स्टीलिंग इंजन आर कम्प्लीटली सील्ड, द गैस इनसाइड इज नेवर एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फियर। जो स्टीलिंग इंजन हो है वो कम्प्लीटली सील हो गया, सील बंद टाइप का होगा। उसके भीतर जो गैस होगी वो कभी भी एटमॉस्फेयर में एंटर ना करे, मतलब मैच ना करे, क्योंकि सील बंद है। हाइड्रोजन हीलियम या हाई प्रेशर गैस। हाइड्रोजन H2 offers the highest specific heat and thermal conductivity, making it the most efficient. However, it is highly flammable and its tiny molecules easily leak through the metal seal. हाइड्रोजन जो है अच्छी गैस है, इसकी स्पेसिफिक हीट बढ़िया है। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़िया है। इसमें समस्या क्या भैया, ये लीक कर सकती है, इसके जो टिनी मॉलिक्यूल हैं वो लीक कर जाएंगे, या ये एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। हीलियम के अंदर ये समस्या दूर हो गई है, ये स्लाइटली, लेकिन कुछ समस्याएं और बढ़ गई हैं। जैसे हाइड्रोजन हाईली एफिशिएंट है तो ये कुछ कम एफिशिएंट है, लेकिन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब किसी के साथ भी अभिक्रिया ना करती हो, और लेस प्रोन टू लीकिंग, इसमें लीकेज की समस्या भी कम है। मोस्ट कॉमन चॉइस है कमर्शियल सोलर स्टीलिंग इंजन के लिए, तो मोस्ट कॉमनली हम हीलियम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, ये फ्लेमेबल नहीं होती है। हाई प्रेशर, द गैस इज केप्ट हाईली प्रेशराइज्ड ऑफन 50 से 200 बार टू इंक्रीज द मास ऑफ द गैस मूव्ड पर साइकिल, विच ड्रास्टिकली इंक्रीज द पावर डेंसिटी। हाई प्रेशर पर रखेंगे, ये जो गैस है ना उन्हें हाई प्रेशर पर रखा जाए, जनरली 50 से 200 बार तक। इससे क्या होगा, जो मास ऑफ गैस है मूव्ड पर साइकिल वो बढ़ जाएगा, मतलब एक साइकिल में ज़्यादा प्रेशर है तो ज़्यादा गैस जो है मूव कर पाएगी। आगे कह रही है भैया इंजन टाइप्स यूज्ड इन सोलर। सोलर के अंदर कौन कौन से इंजन टाइप्स हैं जो इस्तेमाल हुए हैं? देर आर 2 प्राइमरी मैकेनिकल डिज़ाइन यूज्ड एट द फोकल पॉइंट एट ऑफ द डिश। जो हमारी डिश है उसके फोकल पॉइंट पर 2 मैकेनिकल डिज़ाइन है, 2 तरह के, जो कि इस्तेमाल करे जाए। एक हो करे काइनेमेटिक स्टिरलिंग, एक हो करे फ्री पिस्टन स्टिरलिंग। हमने अभी ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं, काइनेमेटिक स्टिरलिंग और फ्री पिस्टन स्टिरलिंग क्या हो करे देखें। काइनेमेटिक वाले हैं भैया, दीज यूज अ ट्रेडिशनल क्रैंक शाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड्स टू ट्रांसलेट द लीनियर मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेशनल मोशन। जो हमारा पिस्टन है, जो गैस वाले सिस्टम के साथ कनेक्ट है, पिस्टन गैस जब गर्म होएगी फैलेगी तो वो पिस्टन भी आगे को जाएगा, पुश करेगा, और गैस जब ठंडी होएगी तो सिकुड़ेगी तो वो पिस्टन पीछे खींचेगा। तो वो जो पिस्टन है
traditional crankshaft and connecting rods to translate the linear motion of the piston into rotational motion. इनमें मतलब जो पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है ना ट्रेडिशन, तो वही उसी तरीके के क्रैंक शाफ्ट इस्तेमाल कर लेंगे और कनेक्टिंग रॉड इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों? पिस्टन के जो मूवमेंट है, मोशन है, उसे रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। They are powerful but require mechanical seals to keep the high pressure gas from escaping around the spinning shaft, which often leads to maintenance issue. इसमें मेंटेनेंस तो काइनेमेटिक स्टीलिंग इंजन के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी, उन्हें यहाँ पॉइंट वाइज लिख देते हैं। एक तो इसमें भैया मैकेनिकल इशू आएगा, ठीक है, मेंटेनेंस इशू, ठीक। इसमें लीकेज के चांस रह रहे हैं। इसमें ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करा जाएगा क्रैंकशाफ्ट का, क्रैंकशाफ्ट और कनेक्शन रॉड। किस लिए? जो हमारा पिस्टन है उसके मूवमेंट को रोटेशनल मोशन देने के लिए ट्रेडिशनल क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और कनेक्टिंग रॉड्स का, ठीक है। तो काइनेमेटिक स्टीलिंग इंजन के अंदर ये चीज़ है। इसमें मैकेनिकल मेंटेनेंस इशू आता है, इतना याद रखो। क्वेश्चन है मेंटेनेंस इशू किस में आएगा भैया? इसमें आएगा। जो लीकेज है गैस का, हाई प्रेशर वाली गैस है, वो लीकेज का किस में इशू आएगा? वो काइनेमेटिक में ही आएगा, ठीक है। तो पावरफुल मैकेनिकल सील चाहिए इसके लिए। आगे देखो फ्री पिस्टन वाली स्टीलिंग इंजन। तो फ्री पिस्टन में क्या भैया? दीज हैव नो क्रैंक शाफ्ट और रोटेटिंग पार्ट। अब इसमें लिख रिया काइनेमेटिक स्टीलिंग और फ्री पिस्टन। फ्री पिस्टन का मतलब है इसका पिस्टन फ्री है, उससे कोई भी क्रैंक शाफ्ट, रोटेटिंग पार्ट वगैरह कुछ भी कनेक्ट है ही ना तामझाम में। तो नो क्रैंक शाफ्ट और रोटेटिंग पार्ट, द पिस्टन बाउंसी बैक एंड फोर्थ ऑन गैस, पिस्टन बाउंस बैक एंड फोर्थ ऑन गैस बियरिंग और प्लानर स्प्रिंग। एक लीनियर ऑल्टरनेटर अराउंड द पावर पिस्टन generating electricity directly from the back and fourth position because they are hermetically sealed, they require almost zero maintenance, ठीक है। फ्री पिस्टन का मतलब है भैया ये फ्री है, इनमें मेंटेनेंस का कुछ खर्चा आता ही ना, ये मेंटेनेंस इनको चाहिए ना, लगभग जीरो मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रेडिशनल क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं होएगा, रोटेटिंग पार्ट का इस्तेमाल नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है डायरेक्टली ही जनरेटर से कनेक्ट होंगे और जनरेट कर देंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ये आइडियल स्टीलिंग साइकिल है थर्मोडायनेमिक्स। ये वाली जो साइकिल है थर्मोडायनामिक आइडियल स्टीलिंग साइकिल, इसके 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेस हैं इसके अंदर। पहला तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आपको ऊपर बताया था एक्सपेंशन कूलिंग, एक्सपेंशन कूलिंग और एक कंप्रेशन था और वो हीटिंग था, ठीक है। ऊपर आए थे ना 4 कंपोनेंट, 4 प्रोसेस। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ गया तो आइसोकोरिक कूलिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन आ जाएगा तो वहाँ आइसोकोरिक हीटिंग आ जाएगा, ठीक। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो आइसोथर्मल, जहाँ थर्मल आ गया तो थर्मल से मतलब हीट से रिलेटेड है, ठीक है। ये थर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये भी हीट, देखो ये रहा हीट, हीट। और आइसोकोरिक आ गया, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, इसका मतलब हीट एडिशन। द सोलर रिसीवर हीट द सोलर रिसीवर हीट्स द वर्किंग गैस एट अ कांस्टेंट हाई टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल के अंदर हीट एडिशन तो होगा लेकिन वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा उसका, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो वर्किंग गैस है उसको एक हाई टेम्परेचर, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे रिसीवर को। फिर क्या होएगा, जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी, जब उसे गर्म कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो पावर पिस्टन जो उसके साथ लगा हुआ है वो बाहर को जाएगा,
एंड डूइंग मैकेनिकल वर्क। जब वो बाहर को जाएगा तो कुछ ना कुछ मैकेनिकल कार्य करेगा। आगे देखो, आइसोक्रोनिक कूलिंग, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का हो रहा है। एक डिस्प्लेसर पिस्टन पुशेज द गैस थ्रू आ रीजनरेटर, एक पोरस मेटल मैश है। एक डिस्प्लेसर पिस्टन होता है जो कि पुश करता है गैस को एक रीजनरेटर के थ्रू, और वो रीजनरेटर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द गैस स्टोरिंग इट टू द नेक्स्ट साइकिल। फिर वो रीजनरेटर क्या करेगा, वो जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे अपने दोहरे स्टोर कर लेगा ताकि वो अगली साइकिल के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। द गैस वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट बट इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉप्स। उसमें क्या होता है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है और उसका प्रेशर वो ड्रॉप हो जाएगा। टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर तो रीजनरेटर ने ले लिया ना, एब्जॉर्ब कर लिया, तो टेम्परेचर गैस का तो कम हो गया और उसका प्रेशर जो है वो भी कम हो गया। आगे देखो, आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट रिजेक्शन है। द इंजन कूलिंग सिस्टम यूजुअली एन एयर कूल्ड रेडिएटर removes the remaining waste heat at a constant low temperature TL. The power piston compress the cooled gas because the gas is cold. It takes very little work to compress it. ठीक है, मतलब क्या कह रही है, एक कांस्टेंट लो टेम्परेचर जो है उसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है हीट रिजेक्शन, तो वो हीट को रिजेक्ट कर देगा। जो बची कुची कांस्टेंट लो टेम्परेचर है ना, ये उसे भी रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में जो पावर पिस्टन है जब वो कंप्रेस हो जाएगा कोल्ड गैस को, द पावर पिस्टन कंप्रेसेस द कोल्ड गैस को कंप्रेस करेगा बिकॉज द गैस इज कोल्ड। वो बहुत ही छोटा सा वर्क लेगी कंप्रेस करने में। जब गैस ऑलरेडी कोल्ड है, ठंडी गैस है, तो उसे कंप्रेस करने में बहुत छोटा सा काम चाहिए। आइसोकोरिक हीटिंग की बात करें तो आइसोकोरिक हीटिंग के अंदर द डिस्प्लेसर पिस्टन पुशेज द कोल्ड गैस बैक थ्रू द रीजनरेटर। ठीक है, द गैस रीअब्जॉर्ब द स्टोर्ड हीट रेजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। आइसोथर्मल में तो कांस्टेंट टेम्परेचर दिया और उसका टेम्परेचर जब बढ़ गया तो वो एक्सपेंड करा और उससे पावर पिस्टन जो है वो कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, फिर रीजनरेटर क्या काम करेगा भैया, दूसरे में आइसोथर्मल हो गया। रीजनरेटर के अंदर क्या है, रीजनरेटर के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसके अंदर आइसोकोरिक कूलिंग में इसमें रीजनरेटर जाएगा और उस हीट को, हाई टेम्परेचर वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टोर कर लेगा अपने भीतर अगली साइकिल के लिए। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट रिजेक्शन की बात है, इसके अंदर क्या है, जो बची कुछ लो टेम्परेचर वाली हीट है, कांस्टेंट हीट, उसको जो है हटा देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद आइसोकोरिक हीटिंग की बात करेंगे तो इसमें आइसोकोरिक हीटिंग में जो हमारी रीजनरेटर के अंदर जो हीट स्टोर थी उसका इस्तेमाल करके उसे वापस से हीट कर देना, तो ये इसका कार्य है। नेटवर्क क्या है भैया, द वर्क डन ड्यूरिंग द हॉट एक्सपेंशन इज मच ग्रेटर देन द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कोल्ड एक्सपेंशन। नेटवर्क है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था क्योंकि इसका जो बिकॉज गैस इज कोल्ड इट टेक्स वेरी लिटिल वर्क टू कंप्रेस इट। तो जो ठंडी गैस है उसको बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसको कंप्रेस करने के लिए, तो नेटवर्क वही हो गया जो टोटल वर्क हुआ। हॉट एक्सपेंशन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ और मच ग्रेटर देन वर्क रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड कंप्रेशन के टाइम पे बहुत कम टाइम की रिक्वायरमेंट हुई, बहुत कम वर्क की रिक्वायरमेंट हुई। तो द डिफरेंस बिटवीन देम इज द नेट मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर्ड टू द जनरेटर। जो हॉट एक्सपेंशन के दौरान हमें काम करना पड़ा उसका, और जो कोल्ड एक्सपेंशन के कोल्ड कंप्रेशन के दौरान हमें काम करना पड़ा उसका, W हॉट और W कोल्ड को WC से लिख दो, तो इसका जो अंतर होएगा वही हमारा नेट मैकेनिकल एनर्जी होएगी डिलीवर टू द जनरेटर, यही नेटवर्क होएगा। एडवांटेज की बात करें तो हाईएस्ट एफिशिएंसी होएगा इसकी, वाटर फ्री है, इसमें पानी की आवश्यकता तो होती ना भाई, एयर कूलिंग चाहिए, हाइड्रोजन है, हीलियम है। हाईएस्ट एफिशिएंसी होगी, इसका जो टेम्परेचर है लगभग 800 डिग्री से। साइकिल अप्रोचेस कॉर्नोट एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TL/TH, ये भैया इसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी हो गई है कॉर्नोट एफिशिएंसी। और जो TH है वो बहुत ज़्यादा है,
तो बहुत ज़्यादा होएगा इसका मतलब ये पूरा टर्म तो बहुत कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो ये इसकी पूरे की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो टी एच एक्सट्रीमली हाई है, 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होएगा टी एच। द एफिशिएंसी बीट्स पैराबोलिक ट्रफ एंड टावर्स, इसकी एफिशिएंसी पैराबोलिक ट्रफ और टावर दोनों को बीट कर रही है। वाटर फ्री, ऑलमोस्ट ऑल सोलर स्ट्रिंग इंजन यूज एम्बिएंट एयर रेडिएटर फॉर कूलिंग, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर एरिड डेजर्ट, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ के लिए परफेक्ट है, वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मॉड्यूलर की बात करेंगे, मॉड्यूलर का मतलब है यू कैन इंस्टॉल 125 किलोवाट डिश टू वाटर टू पावर अ विलेज, या 1000 डिशेस टू पावर अ सिटी। मतलब कि एक मॉड्यूल अपने आप में ही एक जनरेटर टाइप का है, ग्रिड टाइप का। उसके अलावा ज़्यादा हमें और बड़े लेवल पे चाहिए तो एक से ज़्यादा मॉड्यूल हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कह रहा कि 1000 डिशेस इस्तेमाल कर लो एक सिटी कूल के लिए, 25 किलोवाट की डिश इस्तेमाल कर लो एक गांव के लिए। तो ये वही कह रहा। डिसएडवांटेज की बात करें, इसमें स्टोरेज ना होता भैया, जब सोलर एनर्जी नहीं आएगी तो इसमें स्टोरेज तो कुछ है नहीं। मोल्टन साल्ट की तरह, मोल्टन साल्ट में तो स्टोरेज है, इसमें नहीं है। यू कैन नॉट एफिशिएंटली स्टोर हीट एट द फोकल पॉइंट ऑफ द मूविंग डिश। व्हेन अ क्लाउड पासिस पावर ड्रॉप्स इंस्टेंटली, जैसे ही कोई बादल आया सूरज के सामने, जो पावर है वो तुरंत कम हो जाएगा। ओ एंड एम कॉस्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इसकी, मेंटेनिंग मूविंग इंजन सस्पेंडेड 10 मीटर इन द एयर इज डिफ़िकल्ट, इसकी ओ एंड एम कॉस्ट जो है वो हाई है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ा है। इसमें क्या है भैया, जो मूविंग इंजन है वो 10 मीटर तक इन द एयर गैप के अंदर, मतलब एयर के अंदर 10 मीटर का गैप देना है उसे, एक क्लियरेंस 10 मीटर का मूविंग इंजन के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता है। ठीक है, आगे आ जाओ। थर्मोडाइनमिक्स एंड द स्टिरलिंग, व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज ए स्टिरलिंग? ये है भैया एक्सटर्नल कंबशन इंजन या हीट इंजन। विच थर्मोडाइनमिक साइकिल डज द आइडियल स्टिरलिंग इंजन अप्रोक्सीमेट? कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल हो रहा भैया। द आइडियल स्टिरलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट प्रोसेस, इसमें 4 प्रोसेस होंगे। ठीक है, आगे है भैया, व्हाट आर द टू कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोक्रोमिक प्रोसेस इन स्टिरलिंग? तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम वाले जो होंगे वो हीटिंग होएगा और कूलिंग होएगा। व्हाट आर द 2 कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस इन स्टिरलिंग? वो एक्सपेंशन हो गया और कंप्रेशन हो गया। ठीक है, इन द स्टिरलिंग साइकिल हीट एडिशन फ्रॉम द सोलर रिसीवर अकर्स ड्यूरिंग विच फेज? जो हीट एडिशन है सोलर रिसीवर से अकर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान वो एक रहा हीट एडिशन। हीट रिजेक्शन टू द एम्बिएंट एयर अकर्स ड्यूरिंग विच फेजेस? जो हीट रिजेक्शन है एम्बिएंट एयर में वो किस फेज में होकर है? वो आइसोथर्मल कंप्रेशन में होकर है। व्हाट इज द थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए स्टिरलिंग इंजन? तो थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है स्टिरलिंग इंजन की? वो है 1 माइनस TL/TH, और जिसमें TH की वैल्यू बहुत हाई हो कर 800 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस तक TH की वैल्यू हो कर, तो इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाए। विच कंपोनेंट स्टोर्स एंड रिलीज द हीट इंटरनली ड्यूरिंग द साइकिल? तो वो भैया स्टोर कौन कर लेता है फिर उसे बाद में अगली साइकिल के लिए रिलीज करता है, वो है रीजनरेटर। एक परफेक्ट रीजनरेटर इन एन आइडियल स्टिरलिंग साइकिल हैज़ इफेक्टिवनेस ऑफ 100% की इफेक्टिवनेस होगी परफेक्ट रीजनरेटर के लिए, या 1.0। व्हाट डज द स्टिरलिंग साइकिल हैव हाई वाई डज द स्टिरलिंग साइकिल हैव हाई थियोरेटिकल एफिशिएंसी? क्यों है भैया? हीट इज एडेड एंड रिजेक्टेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हीट जो है वो ऐड और रिजेक्ट हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इस वजह से इसकी जो स्टिरलिंग साइकिल हाई थियोरेटिकल एफिशिएंसी है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इन द स्टिरलिंग इंजन? वो है गैसियस स्टेट में काम करे। विच गैस प्रोवाइड द हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट? वो तो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन फ्लेमेबल हो रहा है। विथ वाई इज हीलियम ऑफन प्रीफर्ड ओवर हाइड्रोजन? क्योंकि हीलियम जो है वो नॉन फ्लेमेबल है, यू फ्लेमेबल गैस है, और हीलियम एक इनर्ट गैस है। इट इज इनर्ट एंड नॉन फ्लेमेबल। वॉट हैपन्स टू द गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन फेज? जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन फेज है मतलब एक्सपेंड हो जाना। इट डज वर्क ऑन द पावर पिस्टन, ये पावर पिस्टन पर वर्क करती है, एक्सपेंड फैलेगी। वाई इज द वर्किंग फ्लूइड प्रेशराइज्ड ऑफन 50 से 200 बार? भैया वर्किंग फ्लूइड को क्यों प्रेशराइज करें 50 से 200 बार पे? टू इंक्रीज द पावर डेंसिटी एंड मास फ्लो।
पावर डेंसिटी बढ़ जाएगी और मास फ्लो भी बढ़ जाएगा। डेड वॉल्यूम इन अ स्टेलिंग इंजन, तो डेड वॉल्यूम क्या है स्टेलिंग इंजन के अंदर? वो वॉल्यूम है जिसमें कोई आउटपुट ना मिल रहा हो। वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन, वो ये गैस का वो वॉल्यूम जो कि नहीं पार्टिसिपेट करता पिस्टन के वॉल्यूम में। हाउ डज इंक्रीज डेड वॉल्यूम अफेक्ट इंजन परफॉर्मेंस, तो जो डेड वॉल्यूम इफेक्ट है वो कैसे इंजन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, यू पूछ रहा है बेसिकली। इट डिक्रीज द कंप्रेशन रेशियो एंड पावर आउटपुट, जब डेड वॉल्यूम है तो ये पावर आउटपुट को भी डिक्रीज कर देगा और कंप्रेशन रेशियो को भी। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोज्ड साइकिल इंजन, तो क्लोज साइकिल इंजन है हमारे पास, उसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द वर्किंग फ्लूइड इज नेवर एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर, जो वर्किंग फ्लूइड है वो कभी भी एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट नहीं होएगा, उसके संपर्क में नहीं हो आएगा आना चाहिए। तो ये है क्लोज साइकिल इंजन। इन अ पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ अ स्टर्लिंग इंजन द एरिया इनसाइड द लूप रिप्रेजेंट, जो पीवी है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम स्टर्लिंग इंजन, तो उसका जो एरिया है अंदर का वो नेट मैकेनिकल वर्क को डिफाइन करेगा। व्हाट इज द प्राइमरी हीट सिंक फॉर मोस्ट सोलर डिश स्टिलिंग सिस्टम, तो प्राइमरी हीट सिंक क्या है भैया मोस्ट सोलर डिश स्टिलिंग सिस्टम के लिए? वो है एम्बिएंट एयर वाया अ रेडिएटर, एयर का ही तो इस्तेमाल करते हैं रेडिएटर के थ्रू। प्राइमरी हीट सिंक वही है भैया। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट स्पेस अभी बताया था, जो TH है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इन सोलर स्टिलिंग इंजन इज टिपिकली अराउंड 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द इफ द एम्बिएंट कूलिंग टेम्परेचर TL राइसेस द कार्नोट एफिशिएंसी, वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TL/TH, अगर TL की वैल्यू बढ़ गई तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो एक में से ज़्यादा चीज़ घटेगी तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।